वेलकम बैक टू सर्वज्ञ एजुटेक। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने किया था टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं थोड़ा सा आप लोगों के रिवीजन के लिए कि टेम्परेचर इन्वर्जन होता क्या है। ठीक है, कुछ बच्चों को आई थिंक उस वीडियो में ये कन्फ्यूजन रहा होगा कि टेम्परेचर इस तरीके से चेंज हो क्यों रहा है, या फिर ये टेम्परेचर इन्वर्जन होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। वो सब हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था और थोड़ा सा उसका रिकैप मैं आपको इस वीडियो में भी देते चलता हूँ। तो जब टेम्परेचर इन्वर्जन की बात होती है तो उससे पहले हमने डिस्कस किया था वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। जब हमने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को पढ़ा था तो हमने एक चीज़ देखी थी कि सबसे लोअर लेवल पे, यानी कि सबसे ग्राउंड लेवल पे आपकी कैसी एयर्स होती हैं, आपकी हॉट एयर पाई जा रही है। ठीक है, इससे जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हो यहाँ पर आपको थोड़ी सी और कोल्ड लेयर पाई जाएगी। ठीक है, और इसके सबसे ऊपर जाओगे तो यहाँ पर पाई जाएगी आपकी कोल्डेस्ट एयर। ये होती है नॉर्मल कंडीशन। पर टेम्परेचर इन्वर्जन में हमने देखा था कि ये जो बीच की लेयर है यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर देती है। यानी कि किस तरीके से बन जाता है, नीचे होगी आपकी कोल्ड, यहाँ पे हो गई हॉट एयर और फिर उसके ऊपर आ गई आपकी कोल्ड एयर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने देखी थी अपना वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को पढ़ते वक्त। अब देख लेते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, कल भी मैंने थोड़ा सा उसकी हिंट दी थी। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेशर सिस्टम के बारे में। ठीक है, हालांकि टाइटल देख के आपको समझ आ गया होगा प्रेशर सिस्टम और क्या क्या चीज़ें हम पढ़ रहे हैं इसमें, तो उन सब के बारे में आज बात करेंगे। इन सब में बात करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है अभिषेक पाल और मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021 क्लियर किया था और यूपीएससी सीडीएस एंड एफकेट वेरियस टाइम क्लियर किया है। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको पढ़नी है, दैट इज़ योर प्रेशर सिस्टम। अब देखो, जब प्रेशर सिस्टम की बात होगी तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या समझना है, प्रेशर ये क्या होता है। ठीक है, बचपन में साइंस पढ़ी है सबने। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको प्रेशर के बारे में हल्का सा ओवरव्यू दिया था। तो प्रेशर, आई होप सबको पता हो कि प्रेशर का मतलब क्या होता है। अब देखो, प्रेशर और टेम्परेचर का क्या रिलेशन था वो भी बताया था मैंने आपको। बताओ जरा, जब हमने पढ़ा था क्या, आइडियल गैस लॉ, तो उस समय बताया था आपको कि प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन रहता है। ठीक है, तो आइडियल गैस लॉ के हिसाब से पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो ये होता है क्या आपका रिलेशन, यानी कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर भी घटना चाहिए, ये लॉ कहता है। अब देख लेते हैं होता क्या है इसमें। देखो, जैसे जैसे आप एयर को हीट अप करता जाते हो वैसे वैसे वो एयर एक्सपेंड होगी। ठीक है, एक्सपेंड होने का मतलब क्या है, उसके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पहली कंडीशन ये थी, सेकंड कंडीशन ये आ गई। अब समझ आया आप लोगों को क्या होगा एक्सपेंडिंग के टाइम पे। तो ये होता है आपका एक्सपेंशन के टाइम पे। नेक्स्ट, जैसे ही आप उस एयर को कूल करते हो वो एयर क्या होने लगती है, कंप्रेस होने लगती है। ठीक है, सेम प्रोसेस है, बस इस प्रोसेस को आप क्या कर लो, अपोजिट कर लो। यानी कि वहां पर आपकी जो एयर है वो दूर जा रही थी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वो बढ़ रहा था, यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आपका घट जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखो, जैसे जैसे इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा या घटेगा, एक चीज इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट जरूर होगी, दैट इज योर डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ एयर। तो जरा बताओ, जैसे ही एयर एक्सपेंड होगी तो डेंसिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, बताओ जरा। अरे ऑब्वियस सी बात है कि जो डेंसिटी है वो हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और यहां पर हमारी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। अब देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो डिफरेंस है, यानी कि दो प्रेशर सिस्टम जब एक साथ आसपास फॉर्म हो रहे होंगे तो उसकी वजह से आपकी विंड भी क्या करती है, मूवमेंट करती है। क्लियर, तो मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब इसको समझ लेते हैं किस तरीके से। मान के चलो एक एरिया है और उस जगह पे आपका क्या बन रहा है, लो प्रेशर एरिया बन चुका है। ठीक है, उसी के कॉरस्पॉन्डिंगली थोड़ा सा दूर, चलो बना के देख लेते हैं एक बार।
ये वाला जो एरिया है यहाँ पर तो बन गया आपका लो प्रेशर। अब यहाँ से कन्वेक्शन का जो सर्कल है वो पूरा होगा, ये इस तरीके से राइट हैंड साइड में मुड़ेगा और यहाँ पर आपका फिर वो इस तरीके से सब्सिडाइज्ड करेगा और यहाँ से फिर वो ऐसे घूम के इधर की तरफ आएगा। तो ये जो एरिया हो गया ये तो लो प्रेशर हो गया और ये जो एरिया है ये हो गया आपका हाई प्रेशर वाला एरिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ आ रहा है। तो अब देखो आपकी जो विंड होती है वो ट्रैवल कर रही है कहाँ से कहाँ तक, ये ट्रैवल कर रही है आपकी फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया की तरफ। और ये जो डिफरेंस है यहाँ पर आपका प्रेशर कम क्या होगा, मान लो 998 बार होगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1002 बार। ठीक है, तो यहाँ से अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ना आपकी एयर स्टार्ट हो जाएगी। इतना आपको अच्छे से याद रखना है। अब नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ हीट डिस्ट्रीब्यूट द हीट अलोंग द लैटिट्यूड्स। अब ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है हीट का या एयर का, यहाँ पे हीट भी लिख सकते हो या फिर एयर लिख सकते हो। ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है एयर का, ये क्या करती है, आपकी जो हीट है उसको पूरे के पूरे लैटिट्यूड्स में डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाती है। यानी कि अगर एक जगह से दूसरी जगह आपकी एयर जा रही होगी तो वो अपने साथ उस टेम्परेचर को दूसरे पॉइंट पर भी लेके चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पे मान के चलो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब यहाँ से यानी कि इस 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से जब आपकी एयर इधर की तरफ को चलेगी और यहाँ पे मान के चलते हैं 10 डिग्री सेल्सियस था, तो अब ये यहाँ से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इधर की तरफ आएगा और ये जो 10 डिग्री है यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। अब इस हवा के आने के बाद यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इतना ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट, इसमें और क्या देखना है हमें, नेक्स्ट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज वर्टिकल मोशन ऑफ हीट। ठीक है, वर्टिकल मोशन ऑफ एयर, सॉरी यहाँ पर हीट दोनों जगह गलत लिख दिया, यहाँ पे वर्टिकल मोशन ऑफ एयर फॉर्म्स क्लाउड एंड ब्रिंग प्रेसिपिटेशन। तो हम लास्ट लेक्चर में जब हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, तो उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि किस तरह के क्लाउड्स आपके बनाए जा रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से क्लाउड्स आपके बन रहे हैं, उनको बनाने के पीछे क्या प्रोसेस है। तो जब आपका लो प्रेशर एरिया, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से लो प्रेशर एरिया ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पे जाते हुए आपका क्या काम में आता है, दैट इज योर लैप्स। लैप्स रेट काम में आ जाता है और वो क्या करता है, टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। उसकी वजह से जो हवा है वो ठंडी होने लगती है और एट द सेम टाइम जैसे ही उसे यहाँ पर कोई भी कंडेंसेशन न्यूक्लियाई मिलेगा तो उसके अराउंड वो एक्यूमुलेट होना इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा और धीरे 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 वहाँ पे क्लाउड्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे ही ये क्लाउड्स इनके अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर आ जाएगा उसके बाद ये प्रेसिपिटेट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी आगे हम पढ़ेंगे भी इस सब चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये ऊपर की बात होती प्रेशर सिस्टम की। अब देख लेते हैं एयर प्रेशर। अब देखो एयर के पास प्रेशर क्यों आ रहा है, ठीक है, एयर में प्रेशर क्यों है ये देख लेते हैं। देखो एयर में मास होगा, ठीक है, अर्थ के ऊपर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके अंदर मास ना हो। नियर जीरो हो सकता है बट जीरो तो बिल्कुल नहीं होगा। तो एयर का भी कुछ ऐसा ही फंडा है। तो एयर के अंदर मास है। अब जिस जिस चीज़ में मास होता है उसका वेट ज़रूर होता है। क्यों? क्योंकि वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। ये हमने बचपन में साइंस में फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था हमने। ठीक है, तो वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। तो एयर के पास भी वेट है। अब देखो जिस चीज के पास वेट होगा, यहाँ पे इसको अच्छे से समझो, जिस चीज के पास वेट होगा वो अपने आसपास की सराउंडिंग में अपने वेट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और जब वो ऐसा करेगा तो वो क्या अप्लाई करेगा अपने आसपास, प्रेशर। और ये जो प्रेशर है जो कि उसके मास या वेट के द्वारा एक्सर्ट करा जा रहा है उसकी सराउंडिंग में, इसी को बोल दिया जाएगा हमारे द्वारा क्या, एयर प्रेशर। ठीक है बच्चों, इतना याद रहेगा। इसी चीज को हम क्या बोल दे रहे हैं, एयर प्रेशर।
तो ये जो एयर प्रेशर है वो एयर का हर एक मॉलिक्यूल सारी डायरेक्शंस में लगाएगा ही लगाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल ये रहा, अब ये देखो ये एयर प्रेशर किधर लगाएगा, इधर भी 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 लगाएगा, सेम दूसरा मॉलिक्यूल इधर भी लगाएगा। तो इन ऑल डायरेक्शंस वो क्या लगाएगा, अपना प्रेशर लगाते हुए चलेगा। अब तो ये जो वेट होता है एक पर्टिकुलर एरिया में, उसी को बोल देते हैं हम क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये जो वेट प्रेजेंट होता है एक पर्टिकुलर एरिया में एयर का, इसी को बोल दिया जाता है हमारे द्वारा क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसको हम नापते कौन सी यूनिट में है, इसको बार से नापते हैं, क्लियर। तो जो बार होता है उसको अब कौन से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू नापा जाता है, उसको नापा जाता है बारोमीटर से। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। पहला दो एसआई यूनिट है एयर प्रेशर की, वो क्या है, बार है, और इसको नापा जाता है किस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, दैट इज योर बारोमीटर, क्लियर। तो इतना आपको ध्यान रखना है। हालांकि जो प्रेशर होता है उसको नापने के लिए कभी कभी पास्कल का भी हम यूज करते हैं, बट मोस्टली यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, बार का ही यूज कर रहे हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम क्या, वेरिएशन ऑफ प्रेशर ओवर द अर्थ। अर्थ के ऊपर किस तरीके से यहाँ पर वर्टिकली वेरिएशन आ रहा है, यानी कि अगर आप अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाओगे तो किस तरीके से आपके प्रेशर में चेंज आएगा, ठीक है। तो जैसे ही हम बात करें अर्थ की सरफेस से, जैसे ही हम ऑल्टीट्यूड लेते जाते हैं तो पहली चीज टेम्परेचर डिक्रीज करता है, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली हमें पता लग जाना चाहिए कि हमारा जो प्रेशर है वो भी डिक्रीज करेगा, क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम सी लेवल की बात करें तो सी लेवल पे सबसे ज़्यादा प्रेशर पाया जाएगा, और जैसे ही हम सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे जाएंगे, यानी कि अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ में सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है कहाँ आपका, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पे जो एयर का प्रेशर है वो लगभग 2/3 लेस है, यानी कि 2/3 कम है, कहाँ से, जो कि सी लेवल के पास है। तो इतना आपको समझना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर सी लेवल पे 1 है तो यहाँ पर क्या है, ये 2/3 हो रखा है। अब इस तरीके से देख लो आप, तो माउंट एवरेस्ट पे प्रेशर है और जैसे ही नीचे नीचे आ रहे हो आपका प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ये देखो इस तरफ को बढ़ रहा है, क्लियर। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसमें नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, द डिक्रीज इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ये डिक्रीज होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। इस डिक्रीज के होने के पीछे भी कई सारे रीजन हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला फैक्टर आपका होता है क्या, दैट इज योर एयर डेंसिटी। अब ये एयर डेंसिटी क्या होती है, एयर के घनत्व कितना है, कितनी ज़्यादा डेंस है, कितने ज़्यादा उसमें मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो एयर प्रेशर ज़्यादा लगेगा और डिक्रीज भी शायद ज़्यादा जल्दी हो सकता है, ठीक है। टेम्परेचर क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही आप एक पर्टिकुलर प्रेशर को डिनोट कर पाओगे। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा आपका प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। फिर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, कितनी वाटर वेपर है, या फिर आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हो ह्यूमिडिटी। अगर आपको नहीं पता ह्यूमिडिटी कौन कौन से तरीके से नापी जाती है, सबसे पहली एब्सोल्यूट एंड सेकेंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो ये दो तरीके से आपकी ह्यूमिडिटी नापी जाती है। तो अगर आपको नहीं पता है इन दोनों का मतलब क्या होता है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को जाके देखें, उनमें आपको मैंने बहुत डिटेल में और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझाया है कि ह्यूमिडिटी क्या होती है। और लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है आपका एयर प्रेशर के पीछे, दैट इज योर ग्रेविटी। अब ये ग्रेविटी भी बहुत इंपॉर्टेंटली काम में आती है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट, अब यहाँ पर समझो ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है। जब मैंने आपको टेम्परेचर के बारे में बताया था और आपको दो चीजें समझाई थी, दैट इज आइसोथर्म्स, ठीक है। तो तब आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट
इसके बारे में आपको हल्की सी इंट्रोडक्शन बताया था कि टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अगर वैसे ही मैं यहां पर प्रेशर ग्रेडियंट लिखूं, ठीक है, तो आप लोग डायरेक्टली क्या समझोगे? प्रेशर ग्रेडियंट मतलब चेंज इन प्रेशर। अच्छा, एक बात आप लोगों से और करनी थी, आई होप आप इन सब चीज़ों के नोट्स भी बना रहे होंगे, क्योंकि वीडियो देखना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ आपने स्क्रीनशॉट भी खींच लिए होंगे बहुत सारे। अब देखो, ये जो स्क्रीनशॉट है, जितना भी आप डिजिटल फॉर्म में रखोगे, ये सिर्फ आपके मोबाइल और लैपटॉप में सेव रहेगा। जब तक आप इन सेम चीज़ों को अपनी कॉपी में नहीं लिखोगे, पेन नहीं चलाओगे, तब तक ये याद नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा आप पेन चलाओगे, उतना ज़्यादा अच्छे से आपको ये याद होता चला जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा आपका पेन चलेगा, उतना ज़्यादा आपको याद होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पेन चलाते रहना है। ठीक है, तो प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब चेंज इन प्रेशर। अब देखो वो कैसे हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है। पहला वर्टिकली, अब समझ लो वर्टिकली क्या। अगर मैं सी लेवल की बात करूं तो सी लेवल पे यहां पर मान लो 12 बार है हमारा प्रेशर, और जो ट्रोपोस्फियर है क्योंकि घटेगा तो यहां पर मान के चलते हैं 8 बार। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टली समझ लो, मान के चलो ये एरिया है, इस पॉइंट पे यानी कि ए पॉइंट पे आपका 998 बार है प्रेशर, और ये जो बी पॉइंट है यहाँ पर आपका 1020 बार है आपका प्रेशर। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया? डिफरेंस क्रिएट हो गया। इसी डिफरेंस को, इसी चेंज को हम क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट बोलते हैं। अब देखो, ये जो ग्रेडियंट में चेंज आता है, इनके बीच में ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है। कैसे? मान के चलो यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर है, तो यहाँ से इधर की तरफ को हवा चलनी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? और यहाँ पे है तो इधर से इधर की तरफ को चलनी स्टार्ट हो जाएगी। फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमेशा क्या होगी? आपकी हवा चलेगी। बस इतना ध्यान रखना है। तो जो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट होता है, यानी कि द चेंज इन टेम्परेचर वर्टिकली इज हायर देन हॉरिजॉन्टल प्रेशर। तो ये ध्यान रखना है आपको। वर्टिकली जो चेंज आता है आपके प्रेशर में, वो बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू हॉरिजॉन्टल चेंज। ठीक है, इन कंपैरिजन टू किसके? हॉरिजॉन्टल चेंज के। हालांकि ये हमें एविडेंटली फील नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो चेंज इन प्रेशर है, इसको बैलेंस करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो इसको जो चैलेंज कर रही है हमारी, वो कौन है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे आके उसको काउंटर कर देती है, जिसकी वजह से हमारा जो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट है वो उतना ज़्यादा नहीं हो पाता। तो इसी वजह से हम लोगों को स्ट्रॉन्ग अपवर्ड्स विंड देखने को नहीं मिलती। जो भी विंड्स अपवर्ड की तरफ जाती भी हैं, वो बहुत स्लो जाती हैं, स्लो एंड स्टेडी। ठीक है, अगर ये बहुत जल्दी से राइज करेंगे तो क्लाउड फॉर्मेशन उतना जल्दी होगा। ये ध्यान रखना है, जितनी जल्दी आपकी एयर राइज करेगी, उतना जल्दी आपका क्लाउड फॉर्मेशन होगा। इसमें नेक्स्ट, वेरिएशन इज प्रेशर सिस्टम इन मेनली कॉज्ड बाय एयर मोशन। तो ये जो वेरिएशन हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? आपका एयर का मोशन, दैट इज विंड विच मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। बस इतना ध्यान रखना है। तो ये जो विंड है, जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ को चल के आ रही है, इसी की वजह से आपका क्या प्रेशर सिस्टम में वेरिएशन आता जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जहां जहां पे हाई प्रेशर होगा, वहां वहां पे कैसा वेदर होगा? काम वेदर होगा। ठीक है, वहां पर कोई भी क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगी। लिख देता हूं मैं यहां, नो क्लाउड फॉर्मेशन। तो ना तो क्लाउड फॉर्मेशन होगी, नो वेदर एक्टिविटी, सॉरी वेदर नहीं, नो एक्सट्रीम वेदर एक्टिविटी। तो ना ही क्लाउड फॉर्मेशन होगा, ना ही एक्सट्रीम वेदर एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जब आप बात करते हो लो प्रेशर की, ठीक है, तो लो प्रेशर एरिया में क्या होगा? तो ये ध्यान रखना है आपको।
लो प्रेशर एरिया में आपका क्या होगा, अनस्टेबल एंड क्लाउडी वेदर होगा। ठीक है, अनस्टेबल होगा और क्लाउडी वेदर होगा। तो यहाँ तो पढ़ने से समझ आ रहा है कि क्लाउड फॉर्मेशन भी होगी और एक्सट्रीम वेदर एक्टिविटी भी होगी। आई होप आपको इतना सब समझ आया हो। बताओ बच्चों, इतना समझ आया? जल्दी जल्दी बताओ, इतना समझ आया कि नहीं आया? अब देखो, अगर इतना आप लोगों को समझ आ गया है तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर देख लो आप, जो मैं बता रहा था आपको रेनिंग वगैरह क्यों हो रही है। तो देखो ये लो प्रेशर एरिया है। ठीक है, लो प्रेशर एरिया से जैसे ही हवा ऊपर की तरफ को जा रही है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ को जा रही है, यहाँ पे क्या हो गई, क्लाउड की फॉर्मेशन हो गई। लेकिन जहाँ पे आपका ऊपर से नीचे को डिसेंड कर रही है, वहां पर आपको कोई भी क्लाउड फॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रही है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज नोटिस करो जरा, जो नीचे हवाएं हैं वो किस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रही हैं, सॉरी किस डायरेक्शन में रोटेट हो रही हैं। अगर ये आप लो प्रेशर की बात करो तो लो प्रेशर में आपकी इस तरीके से आ रही हैं हवा। ठीक है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, इस तरीके से ये हो गई आपकी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये मैं अभी जो बात बता रहा हूं आपको, ये पूरे के पूरे नदर्न हेमिस्फीयर की बात लिख लो पहले। ठीक है, इस तरीके से लिखना, नदर्न हेमिस्फीयर, और फिर उसमें क्या बोलते हैं, रोटेशन ऑफ विंड। जहां पे लो प्रेशर होगा वहां पे एंटी क्लॉकवाइज, और जहां पे हाई प्रेशर होगा वहां पे किस तरीके से, क्लॉकवाइज तरीके से। अगर सेम चीज मैं आपको बताने लग जाऊं कहां पे, रुको अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यही सेम चीज आपको कहां बताऊं, सदर्न हेमिस्फीयर में, तो यहां ध्यान रखना, सदर्न हेमिस्फीयर में जहां पर आपका लो प्रेशर होगा, ठीक है, उस जगह पे, एक सेकेंड मैं इसको इरेज करके आपको दोबारा बना के दिखा दूं। ओके, ठीक है, इसको यहां पर ऐसे ध्यान रखते हुए चलना। तो इस तरीके से आपके फिर ऊपर उठेगी। तो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन लग रही है आपको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रही है। अगर बात करने चले जाएं हम हाई प्रेशर की, तो यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन मिलेगी, ऊपर से नीचे की तरफ हवा आएगी। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर ये इस तरीके से फैलेगी। क्लियर? तो इतना ध्यान रहेगा आपको, यहाँ पर आ जाएगी क्या, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो है दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल समझ लिया, अब बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टली कैसे आपका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। तो इसमें देख लो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखा है। ये हमको पता लगता है क्या, सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें आइसोबार्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो आइसोथम्स हमें पता है, अब आइसोबार्स आपको खुद लॉजिक लगाना है। बार मैंने बताया था किस चीज के लिए यूज होता है, प्रेशर। तो इतना तो लॉजिक आपने लगा लिया होगा कि ये वो इमेजिनरी लाइंस है जो कि कनेक्ट करती हैं किनको, सेम प्रेशर वाले एरिया को। ठीक है, इमेजिनरी लाइंस हैविंग सेम प्रेशर ऑन दी अर्थ सरफेस। तो जिन लाइंस पे आपको सेम प्रेशर देखने को मिलेगा, ये उन पॉइंट्स को जोड़ती है। तो जो स्पेस प्रेजेंट होता है दो आइसोबार के बीच में, उसे हम बोलते हैं क्या, प्रेशर ग्रेडियंट। ऑलरेडी पता है हमें। और ये प्रेशर ग्रेडियंट ही हमारी क्या डिटरमाइन करता है, डायरेक्शन ऑफ विंड। कैसे डिटरमाइन करता है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब सेम चीज जो हमने आइसोथम्स में पढ़ी थी वही यहाँ पे आइसोबार में, जहां जहां क्लोज स्पेसिंग होगी उस चीज का मतलब क्या होगा। 2 मिनट आप अपने आप को सोचो,
क्योंकि आइसोथर्म्स हम पढ़ चुके हैं। आइसोथर्म्स में मैंने बताया था कि जहाँ जहाँ क्लोज स्पेसिंग होगी उसका मतलब क्या है, और जहाँ जहाँ वाइड स्पेसिंग होगी उसका मतलब क्या है। तो सोचो जरा, अब ये आप लोगों को सोचना है क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको हम पहले, ठीक है। और जो चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको बारे में अगर आपको बार बार याद ना आ रहा हो तो आप रिवीजन नहीं कर रहे बिल्कुल भी, ठीक है। और आप सबको याद ही होगा, एक कहानी मैंने सुनाई थी आप लोगों को, कर्ण और अर्जुन की, ठीक है। तो आप लोगों को देखना है आपको अर्जुन बनना है कि कर्ण बनना है। टैलेंटेड आप लोग हो, आई नो, आप लोग बहुत समझदार हो, बहुत पढ़े लिखे भी हो और बहुत अच्छे से चीज़ों को याद कर लेते हो, बट सिर्फ याद करने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उस चीज़ को लॉन्ग टर्म तक रखना भी है अपने दिमाग में। तो अगर आपको वो वाला पॉइंट याद आ रहा है कि अच्छा चलो खुद ही बताओ, कमेंट बॉक्स में अभी लिखो कि जब आइसोथर्म्स क्लोज होंगी तो उस समय उस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं जो क्लोज स्पेसिंग होगी आइसोबार्स के बीच में, इसका मतलब हुआ कि रैपिड चेंज इन प्रेशर। क्लियर, तो यानी कि रैपिड चेंज हो रहा है प्रेशर में। देखो इस तरीके से मैं बता देता हूँ आपको, मान के चलो 998, 998, 998, एक लाइन तो ये हो जाएगी 999, और इस तरीके से 101 लिख रहा हूँ मैं, बाकी आप लोग समझदार हो। तो यहाँ पर तो देखो ये क्लोज स्पेसिंग है। अब दूसरी कंडीशन सुनो, जब वाइड स्पेसिंग होगी 98, 98, 98, इसी के साथ मिला देते हैं, मान के चलो चलो हम, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आ गया 99। तो समझ आया आप लोगों को कुछ इस डायग्राम से। तो जब क्लोज स्पेसिंग होगी यानी कि प्रेशर रैपिडली चेंज हो रहा है, जब वाइड स्पेसिंग होगी यानी कि प्रेशर बहुत धीरे धीरे और डिसेंट चेंज हो रहा है। क्लियर, एक बार देख और भी चीजें देखते हैं। अब वी कैन सी जोन हैविंग सेम हॉरिजॉन्टल प्रेशर रिजीम और प्रेशर बेल्ट ऑन द अर्थ सरफेस। हमें एक और चीज देखने को मिलती है, जहां जहां पर आपका प्रेशर बिल्कुल सेम रहता है उसको हम बोल देते हैं प्रेशर बेल्ट, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, अभी आगे पढ़ेंगे प्रेशर बेल्ट के बारे में। तो ये देख सकते हो आप, इस तरीके से आपके आइसोबार्स होते हैं, ठीक है। 990 यहाँ चल रहा है, 979 ये रहा, 985, तो इस तरीके से आपको समझ के रखना है। यहाँ देखो बहुत क्लोज स्पेसिंग है यहाँ की, यानी कि इस एरिया में जो टेम्परेचर है वो बहुत रैपिडली चेंज हुआ है। नेक्स्ट इसमें चलते हैं, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो ये देखो क्लोज स्पेसिंग भी आपको दिख रही है यहाँ पे, और वाइड स्पेसिंग भी आपको दिख रही है यहाँ पे, तो ऑलरेडी आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर मूवमेंट ऑफ एयर कैसे होगा, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है। फ्रॉम हाई प्रेशर से आपका लो प्रेशर की तरफ आपका क्या जाएगा, एयर का ट्रेवल होगा, और सेम यहाँ से भी इस तरीके से ट्रेवल होगा। अब ध्यान रखना है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये अब ऊपर को उठेगा, इसको 3D में समझने की कोशिश करो, इधर की तरफ का इधर जाएगा और यहाँ सबसाइड करेगा, और इधर की तरफ का इधर आएगा और यहाँ सबसाइड करेगा। तो ये बन जाएगा क्या, आपका पूरा का पूरा कन्वेक्शन सेल, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ विंड हमने पता लग कर ली है, तो ये ध्यान रखना है आपको। प्रेशर बेल्ट, एक सेकेंड, प्रेशर बेल्ट से पहले एक और चीज थी, ओके। प्रेशर बेल्ट, प्रेशर बेल्ट के बारे में हम देख लेते हैं। देखो इस तरीके से आपके अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर बेल्ट आपकी पाई जाती है। अब देखो कैसे, जैसे ये वाला एरिया है, इसे बोला जाता है क्या, हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया, ठीक है। अब ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया का मतलब क्या है, यहाँ पर आपकी जो हवा है वो इस तरीके से उठ रही होंगी, ठीक है। साइड बाय साइड हम पढ़ते भी चलेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसके बारे में, ये कहाँ पे लाए करता है, ये बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख लो, ये जो एरिया है ये वाला, ये हो गया 10 नॉर्थ और ये हो गया 10 डिग्री साउथ, ठीक है। इन दो लैटिट्यूड्स के बीच में देखने को मिलेगा। इसे हम जोन ऑफ कन्वर्जेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसके बारे में भी समझ लो, क्योंकि यहाँ पर आके आपकी देखो इधर से हवाएं आ रही हैं और इधर से हवाएं आ रही है, ठीक है। ये जो हवाएं दोनों तरफ से आ रही है, एक बार बना के दिखा देता हूँ, मान के चलो ये है आपका लो प्रेशर, ये हो गया हाई प्रेशर, इधर भी हो गया हाई प्रेशर। अब देखो इधर से ऐसे हवाएं आ रही हैं,
ठीक है, ये ऊपर पे क्या हो गया, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है ये। ठीक है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पाया जाएगा, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पाया जाएगा, लिख देता हूं मैं। क्लियर। अब देखो ये कौन सी डायरेक्शन से आ रही है, अगर मैं ऐसा डायरेक्शन बनाऊं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो ये ईस्ट की तरफ से आ रही है, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, ईस्टर्लीज। ठीक है, इन वाली को भी ईस्टर्लीज ही बोला जाता है। तो ये जो ईस्टर्लीज होती हैं ये आती हैं। अब एक और डायग्राम आपको समझना है यहाँ पे, और वो क्या है वो मैं बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पर दूसरा डायग्राम क्या समझना है, जब यहाँ पे छोटा सा बना देता हूँ उसे, जब इस तरीके से आ रही है तो यहाँ समझो इस तरफ से आपकी हवा आ रही है ऐसे, इस तरफ से आपकी हवा आ रही है, और ये इस तरीके से ऊपर उठ जा रही है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखते हुए चलना है। तो यहाँ पर हवा आएंगी इधर से और ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाएंगी। अब जब ये ऊपर की तरफ उठेंगी तो इधर वाली एयर तो किधर की तरफ जाएगी, इधर की तरफ जाएगी, और यहाँ जाके सबसाइड कर जाएगी। इधर वाली एयर इधर की तरफ आएगी और यहाँ आके सबसाइड कर जाएगी, और ऐसे आपका पूरा का पूरा, ठीक है, ये पूरा का पूरा कन्वेक्शन साइकिल इस तरीके से आपका बन जाएगा। तो आपको डायरेक्शन वाइज समझते हुए चलना है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे कि ड्यू टू इंटेंस हीटिंग एयर गेट वार्म अप एंड राइजेस बिकॉज ऑफ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर, दिस सिस्टम हैव लो प्रेशर। अब जब यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगा, इसी वजह से यहाँ पर क्या बना है आपका, लो प्रेशर। ठीक है, हालांकि अब एक चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ये जो 0 से लेकर 10 के बीच की है, यहां पर आपका एक्सट्रीमली काम एयर होती है। अब आप बोलोगे सर अभी आपने बताया कि जहां पर लो प्रेशर होगा वहां पर क्या होगा, क्लाउड होगा। ठीक है, एक सेकेंड सॉरी, क्लाउड होगा, एक्सट्रीम वेदर होगा, अनस्टेबिलिटी होगी, तो फिर यहाँ पे काम एयर कैसे हो गई। देखो वहां भी गलत नहीं पढ़ाया और यहाँ भी गलत नहीं पढ़ा रहा हूं, अब समझो कैसे। ठीक है, इसको समझते हुए चलो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझ गए तो तुम्हें ज्योग्राफी अच्छे से समझ आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे जब यहाँ पर 0 डिग्री, ऐसे मान के चलो ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये 10 डिग्री नॉर्थ है और ये 10 डिग्री साउथ है। अब यहाँ पर हवा ऐसे उठती है, ठीक है, इस तरीके से उठ रही है। ये जो बीच की जगह है ये तो पूरी खाली है ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और ये वाली जो जगह है ये भी पूरी खाली है। ये इधर से इधर घूम जाएगी, ये इधर से इधर घूम जाएगी। तो ये जो पूरा रीजन है ये 0 डिग्री से लेके 5, क्योंकि ये भी वेरी करेगा ना, अगर सन नदर्न हेमिस्फेयर में जाएगा तो डोल्ड्रम इधर की तरफ को शिफ्ट होगा, और अगर ये सन साउथ में जाएगा तो ये भी इधर की तरफ को शिफ्ट होगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। तो ये जो एरिया है ये क्या रहेगा, काम रहेगा, कुछ नहीं होगा यहाँ। ठीक है, यहाँ कोई हवा नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। अपवर्ड मूवमेंट आपका कहाँ शुरू होगा, 5 डिग्री के बाद, सॉरी 5 डिग्री साउथ, इन दो पॉइंट्स के बाद आपका अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होगा, तो फिर वहां पर क्लाउड फॉर्मेशन होगी। हम जो बात कर रहे हैं अभी वो इस एरिया की बात कर रहे हैं जो शेडेड रीजन है। बताओ कंफ्यूजन तो नहीं हुआ, दोबारा बना के दिखाऊं, पक्का कंफ्यूजन नहीं हुआ ना, अगर हुआ है तो एक बार रिवाइज रिपीट करके वीडियो देख लेना, समझ आ जाएगा। तो चलो यहाँ पे, तो इसी जगह को हम क्या बोलते हैं, डोल्ड्रम बोलते हैं, और ये डोल्ड्रम में आपका क्या होता है, एक्सट्रीमली काम एयर होती है, यानी कि बहुत ठंडी हवाएं वहाँ पे आपको देखने को, सॉरी बहुत ही कम हवाएं आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि इस जगह पे क्लाइमेट कैसा होता है। तो क्लाइमेट देख लो, यहाँ पे 0 से लेके 10 में स्टेबल क्लाइमेट होगा, बिल्कुल शांत, कोई क्लाउड फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं। क्यों, अभी बताया आप लोगों को क्यों नहीं होगा कोई भी क्लाउड फॉर्मेशन, क्योंकि जो हवाएं ऊपर उठ रही हैं इस तरीके से, वो इस वाले एरिया में कहीं भी कोई इफेक्ट नहीं डाल रही है। वो जहां पर उठ रही हैं वो इस वाले एरिया के बाद यहां पर बारिश कर रही है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, ये डोल्ड्रम वाला एरिया, ये बिल्कुल स्टेबल है, कोई यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो इसी वाले एरिया को हम बोलते हैं क्या, डोल ड्रम। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि इसी को बोला जाएगा आपका क्या, डोल्ड्रम।
नेक्स्ट यहाँ पर अब देखो, जो ड्यू टू अपवर्ड मूवमेंट एंड एयर एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट, क्लियर। लेकिन हाँ, इसके बियॉन्ड, यानी जैसे ही आप इस वाले पॉइंट के बियॉन्ड जाओगे, डोलड्रम के बाहर जाओगे, आपका क्लाउड फॉर्मेशन होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक तो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, सेकंड वहां पे मॉइस्चर बहुत ज्यादा है। ठीक है। देयर इज अब्सेंस ऑफ सरफेस विंड एट 0 से 10 डिग्री लैटिट्यूड। तो यहाँ पर कोई हवा भी नहीं होगी, मैंने बताया ना, सारी हवा तो ऊपर उड़ गई, तो सरफेस पे तो कोई विंड होगी ही नहीं। ठीक है। और इसमें एक और खासियत की वर्टिकल क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये आगे पीछे हो गया, वर्टिकल क्लाउड्स फॉर्म हो गए। बस इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे क्या, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन के बारे में। ये कहाँ कहाँ पाया जा रहा है आपका? ये 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में पाया जा रहा है। ये देखो, 30 से लेके 35 के बीच में, ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ से जो हवाएं मैंने बताई थी आपको, यहाँ से जो हवाएं उठी वो इस तरीके से जाएंगी और यहाँ सबडक्ट करेंगी। ठीक है। अब जैसे ही वो यहाँ सबडक्ट करेंगी, ये क्या होंगी? देखो, यहाँ से उसने मॉइस्चर कंटेंट लिया, यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन करी, पूरी शेडिंग हो गई। अब ये क्या हो गई? ड्राई एयर हो गई। कोई इसमें मॉइस्चर बचा कि नहीं बचा? जब यहाँ पे सारा मॉइस्चर उसने शेड कर दिया तो मॉइस्चर उसमें नहीं बचा। अब जब ये यहाँ पर पहुंचेगी तो ये कोल्ड हो जाएगी, ड्राई होगी, कोल्ड और ड्राई होगी। ठीक है। कोल्ड और ड्राई होगी, उसकी वजह से ये नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि जैसे जैसे नीचे आएगी, वहां पर आपका एक इंपॉर्टेंट चीज बनेगी, वो भी आगे बताता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये सबसाइड होगी, ये बना देगी क्या आपका यहाँ पे हाई प्रेशर जोन। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। कोई कंफ्यूजन हो तो डायरेक्टली पूछ लो। ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लिया करो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, हाई प्रेशर बेल्ट। और ये हाई प्रेशर बेल्ट एक और वजह से भी बनता है, ब्लॉकिंग इफेक्ट ऑफ एयर एट अपर लेवल बिकॉज ऑफ कोरियोलिसिस। ठीक है। तो जो अपर लेवल पे होंगी एयर, वो ज़्यादा रोटेट नहीं करेंगी, और उनके रोटेट ना करने की वजह से वो अपनी पोजीशन पे रहेंगी। ये वाली हवाएं रोटेट कर जाएंगी, और ये रोटेट करने के बाद नीचे सबसाइड करेंगी। सिंपल। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे क्लाइमेट कैसा होगा। तो अब देखो यहाँ पर क्लाइमेट कैसा होगा, यहाँ पर पूरा बंजर इलाका होता है ज़्यादातर। ठीक है। क्यों? सबसे पहली चीज, बारिश नहीं होगी, रेनफॉल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट नहीं है, डाउनवर्ड मूवमेंट है। ठीक है। अपवर्ड मूवमेंट होते हुए कंडेंसेशन होगा, लेकिन डाउनवर्ड मूवमेंट होते हुए, समझो अब इस बात को, जब हवा ऊपर से नीचे की तरफ को आएगी तो, चलो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। अगर हवा ऊपर से नीचे की तरफ को आएगी, जब हम नॉर्मली नीचे से ऊपर ले जा रहे थे तो क्या लग रहा था उस पर? लैप्स रेट, और टेम्परेचर कम हो रहा था। लेकिन जब ये ऊपर से नीचे की तरफ को आएगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? यहां पर क्या लगेगा आपका? नेगेटिव लैप्स रेट। बताओ, नेगेटिव लैप्स रेट लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। और ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, एक तो हवा गर्म हो जाएगी, साथ साथ एक तो ये वार्म है एंड ड्राई एयर है ये। ठीक है। एक तो ये वार्म है, सेकंड ड्राई एयर है। तो जब ये वार्म और ड्राई एयर नीचे आएगी अर्थ सरफेस पे, तो ना तो इसके अंदर मॉइस्चर होगा, तो कोई भी फायदा नहीं है इसका। ठीक है। इस ये जहां पर भी गिरेगी वहां पर वेजिटेशन भी बहुत कम होगी। तो पहला फीचर लिख लो इसका, लैक ऑफ वेजिटेशन। ठीक है। सेकंड, लेस मॉइस्चर। और इस पूरी जगह पे हमारे को क्या मिलेंगे? एरिड रीजन ज़्यादा मिलेंगे। एरिड रीजन मतलब डेजर्ट लाइक एरिया। और आगे आप लोगों को एक चीज़ मैं दिखाऊंगा कि क्यों विश्व के सबसे ज़्यादा हॉट डेजर्ट आपको इसी लेटीट्यूड में मिलेंगे। तो इसका एक और फीचर है कि मोस्ट ऑफ, इसको लिख लो, हॉट डेजर्ट आर फाउंड इन, कहाँ पे पाए जा रहे हैं ये? आर फाउंड इन दिस लैटिट्यूड या फिर मिड लैटिट्यूड हाई प्रेशर।
ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो ज़्यादातर जो हॉट डेजर्ट है वो भी यहीं पाए जाएंगे, तो ये ध्यान रखो आपको। तो मोस्ट ऑफ द डेजर्ट आर प्रेजेंट अलोंग द बेल्ट इन बोथ हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर में। सबसे पहले यहाँ पे काम होगा, क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर है, और मैंने बताया ही था जहाँ पर भी आपका हाई प्रेशर रीजन होगा वहाँ पर कैसी जगह होगी वो? काम, ठीक है, और स्टेबल होगी। और यहाँ पर किस तरीके की फॉर्मेशन होगी? एंटी साइक्लोनिक, साइक्लोन्स नहीं बनेंगे, एंटी साइक्लोनिक होगी यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या हो रहा है, दिस बेल्ट इज फ्रिक्वेंटली इन्वेडेड बाय ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस। तो ये जो ट्रॉपिक से डिस्टर्बेंस आ रहा है उसकी उससे भी इधर की तरफ को आएगा, और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस भी यहाँ पे आएगा। इसी को हम हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं। अब इसको हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बोला जा रहा है, इसके पीछे कहानी है, ठीक है। पुराने ज़माने में जो अरब ट्रेडर्स हुआ करते थे, वो जब ट्रेड करते थे इंडिया की तरफ, तो वो ईस्टर्ली की मदद से इंडिया में आ तो जाया करते थे, ठीक है। यानी कि नॉर्थ क्या बोलते हैं आपका, वो सऊदी अरेबिया या अरब सिस्टम की, अरब सागर की तरफ से इंडिया में आ गए। लेकिन जब वो इधर से वापस जाते थे तो वो फंस जाते थे किस में? हॉर्स लैटिट्यूड में। अब जब वो हॉर्स लैटिट्यूड में फंसते थे, वहाँ पर उनकी शिप, देखो यहाँ पर हवाएं नहीं चलेंगी, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विंड नहीं होगी, तो जो आपका सेलिंग है, ठीक है, तो आपकी बोट भी सेल नहीं कर पाएगी। तो उन लोगों को लगने लग जाता था कि हमने जो सामान रखा है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, इस वजह से हमारी जो बोट है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो वो इस पॉइंट पे आके धड़ाधड़ अपनी बोट में से सारे के सारे हॉर्सों को समुद्र में डालना स्टार्ट कर देते थे। तो उन्हें लगता था कि इससे जो बोट है वो बहुत हल्की हो जाएगी, और बोट के हल्की होने की वजह से अब वो आगे बढ़ पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या? हॉर्स लैटिट्यूड। पर आप लोगों को तो पता ही है ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें एक और चीज़, बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर बेल्ट, लेस विंड एंड इफेक्ट ऑफ कॉन्टिनेलिटी, ठीक है। तीन चीज याद रखना, एक तो हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है, सेकंड लेस विंड, और इफेक्ट ऑफ कॉन्टिन्यूलिटी। इनकी वजह से आपका क्या बन रहा है? ज़्यादातर हॉट डेजर्ट आपके 20 से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में पाए जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि साउथ में भी हैं, पर साउथ में इतने ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें लैंड एरिया ही बहुत कम है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देख लो, ज़्यादातर ये देखो, सोनोरन डेजर्ट, ये वाला ग्रेट बेसिन, मुजावे डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, तुर्किस्तान डेजर्ट, गोबी डेजर्ट। हालांकि गोबी एक कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। एक और कोल्ड डेजर्ट यहाँ पे शायद ये पेंटागोनिया डेजर्ट भी कोल्ड डेजर्ट है आपका, एक बार चेक कर लेना। फिर यहाँ पे कालाहारी हो गया, नम्बी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, थार डेजर्ट, सहारा, अरेबियन, न्यूबियन और पेरुवियन डेजर्ट। ये सब देखो, अगर आप इसको नोटिस करोगे ना, ज़्यादातर जो बड़े डेजर्ट हैं वो इस एरिया में। ये देखो 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, यानी कि यहाँ से अगर मैं लूँ 20 डिग्री नॉर्थ से लेके 35 डिग्री नॉर्थ, तो इन दोनों के बीच में ही पाए जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या क्या कारण है ये देख लेते हैं। डेजर्ट फॉर्म ड्यू टू सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, कोल्ड ओशन करंट एंड ऑन वेस्टर्न साइड। तो यहाँ पर आपको कोल्ड वाटर करंट भी देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर आपका आई थिंक कैनरी करंट है, ठीक है। यहाँ पर आपका कौन सा करंट है? कैलिफोर्निया, एक सेकंड, कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया करंट, अलास्का करंट, ये शायद यहाँ पे अलास्का करंट भी हो सकता है, क्योंकि अलास्का करंट हॉट है। नहीं, कैलिफोर्निया है, ठीक है, कैलिफोर्निया करंट आपका है कोल्ड वाटर करंट। फिर यहाँ पर भी आपका कौन सा है? जिब्राल्टर करंट, या जिसको पेरू करंट भी बोला जाता है। और यहाँ पर आपका पाया जाता है बेंगुला, शायद बेंगुला करंट है, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, फिर भी इन्हें शायद मैं गलत हो सकता हूँ, बट एक बार चेक कर लेना। मैंने आपको क्योंकि ओशन करंट पहले दिखाए हैं, तो ध्यान रखना, पहला तो कोल्ड ओशन करंट, फिर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और उसकी वजह से लैक ऑफ रेन बियरिंग मैकेनिज्म। क्यों रेन बियरिंग मैकेनिज्म नहीं है? हवाएं यहाँ से ऐसे आ रही हैं, ठीक है, देखो इस तरीके से, समझो इसे, इस तरीके से आ रही हैं और इधर जा रही हैं। तो अगर हवा इधर से आ रही है तो कहीं पर भी उसको यहाँ पे चांस मिल रहा है मॉइस्चर कंटेंट को लेने के लिए। अगर हवा, जैसे यहाँ पर मैं बताता हूँ, ऐसे आ रही है,
तो देखो इसके पास ये पूरा समुद्र है, तभी ये वाला जो एरिया है या ये वाला जो एरिया है ये पूरा आपका ग्रीन एरिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पूरा का पूरा मॉइस्चर आपका एक्यूमुलेट कर लेता है, पर यहाँ पर नो मॉइस्चर। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर इसको मॉइस्चर एक्यूमुलेट करने का चांस ही नहीं मिल रहा। नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंशियलिटी। तो बिकॉज दीज आर वेरी मच इनसाइड द कॉन्टिनेंट, और इस इनसाइड द कॉन्टिनेंट होने की वजह से यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड है, पहला तो ये पॉइंट हो गया स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड। सेकेंड पॉइंट, जितनी भी एयर है वो कैसी होगी? डिवॉइड ऑफ मॉइस्चर। अब देखो जब भी हवा में मॉइस्चर नहीं होगा तो वहां पे ज्यादातर एरिड रीजन ही बनेगा, इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, नहीं तो आप वैसे भी समझ सकते हो, मैं ऑलरेडी अच्छे से समझा चुका हूं आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अगले सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पे। ये क्या होती है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट? जैसे लो प्रेशर बेल्ट यहाँ थी वैसे ही आपकी एक लो प्रेशर बेल्ट यहाँ पर बन चुकी है। ये किस किस के बीच में? 45 डिग्री नॉर्थ से लेके 66 डिग्री नॉर्थ के बीच में पाई जा रही है। तो यहाँ से स्टार्ट होगी ये और यहाँ पे आ जाएगी 66 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे आ जाएगा आपका 45 डिग्री साउथ, यहाँ पे आएगा 66 डिग्री साउथ। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो बनती है ये आपका डायनेमिकली बनती है। ठीक है, देखो अब अच्छे से सुन लो। पहला पॉइंट जो मैं आपको बताता हूं, आपके जो प्रेशर सिस्टम है, हालांकि यह आगे भी होगा, जो प्रेशर सिस्टम है ये दो तरीके से बनते हैं। ठीक है, पहला है आपका क्या? थर्मली इंड्यूस्ड। सेकेंड है आपका क्या? डायनेमिकली इंड्यूस्ड। ठीक है, थर्मली इंड्यूस्ड होने का मतलब या तो यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा या यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हुआ होगा। और यहाँ डायनेमिकी वाले में ऐसे फैक्टर होंगे जो कि क्या होंगे? अदर देन टेम्परेचर, अदर देन टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज, जो फैक्टर्स होंगे वो यहाँ पे यूज होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे हो सकता है कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स हो सकता है। नेक्स्ट प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। ठीक है, इन दो चीजों की वजह से आपका हो सकता है कोरियोलिस फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट, और इसमें एक और चीज थी, रुक जाओ मेरे को याद करने दो। चलो ठीक है, आगे मैंने स्लाइड में तो डाला ही होगा तो उसको तब देखते हैं। तो यहाँ पर देखो कोरियोलिस फोर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। असेंट ऑफ एयर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ वेस्टर्लीज एंड पोलर ईस्टर्लीज। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वेस्टर्ली ऐसे आ रही है, ईस्टर्ली ऐसे आ रही है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? इस तरीके से ऊपर उठ जाएगी आपकी हवा, इस तरीके से ऊपर उठ के ये ऐसे जाएगी और आपके हाई प्रेशर पे गिरेगी। कौन से वाला? ये पोलर वाला। और ये यहाँ से ऐसे आएगी इधर की तरफ और कहाँ जाके गिरेगी? ये हॉर्स लैटिट्यूड वाले में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अच्छे से याद रखते हुए चलना है। ये जो फॉर्म होती है ज़्यादातर ओशन सरफेस पे ही फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? यहाँ पर देखो आपको कोल्ड क्लाइमेट मिलेगा ज़्यादातर, तो कोल्ड एंड वार्म एयर के बीच में कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। इधर की तरफ से आपका क्या होगा? ये देखो यहाँ पर होंगी आपकी वार्म एयर, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, चलो वार्म एयर, और यहाँ पर है आपकी कोल्ड एयर। ध्यान रहेगा, यहाँ पर वार्म एयर क्यों है इस वाले एरिया में? बताओ। हाई प्रेशर था, नीचे आ रही थी, वार्म हो गई थी। ठीक है, याद आ रहा है? ऐसे नीचे आते हुए वार्म हुई, इधर की तरफ को चलेगी तो वार्म एयर को तो लेके जाएगा वो, ध्यान रखना है आपको। तो वार्म एयर हो गई, इधर से कोल्ड एयर होगी। अब जब भी इन दोनों का इंट्रैक्शन होगा तो यहाँ ध्यान रखो, एक बहुत ही अच्छी चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बनते हुए आपको दिखेगी, एंड दैट वुड बी योर
जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो इस तरीके की आपकी जेट स्ट्रीम बनेगी दोनों जगहों पे, तो ये ध्यान रखना है आपको। इन्हें बोल दिया जाएगा क्या, जेट स्ट्रीम। एक तरफ कोल्ड होगी, एक तरफ वार्म होगी। ड्यू टू द ग्रेट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ विंड फ्रॉम सब ट्रॉपिकल एंड पोलर सोर्सेज रीजन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोनिक स्ट्रॉम और लोज टेम्परेट साइक्लोन और फ्रंटल साइक्लोन आर प्रोड्यूस। तो देखो इधर से वार्म आएगी, इधर से कोल्ड आएगी। अब देखो होगा क्या, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, अगर एक तरफ कोल्ड एयर होगी, ठीक है, और दूसरी तरफ वार्म एयर आएगी, तो ये क्या बनाएंगी, फ्रंट्स बनाएंगे, ठीक है। फिर इन लोगों का इंटरमिक्सिंग होना स्टार्ट होगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका, ऑक्लूडेड फ्रंट। ऑक्लूडेड फ्रंट कौन से वाला, अब आपको आई होप अभी तो याद नहीं आ रहा होगा, बट मैं बताता हूं। ऑक्लूडेड फ्रंट कौन से वाला है, देखो कल के लेक्चर में ही बताया था मैंने, ऑक्लूडेड फ्रंट वही वाला जिसमें कि देखो ऐसे होगा, नीचे पे कोल्ड एयर और ऊपर पे वार्म एयर। सो दिस वुड फॉर्म योर ऑक्लूडेड फ्रंट। अब यहाँ पे ऑक्लूडेड फ्रंट होगा तो प्रेसिपिटेशन भी होने लग जाएगा, तो बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं लास्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। इसके बारे में ध्यान रखो, 80 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में पाया जाता है। नॉर्थ एंड साउथ दोनों साइमल्टेनियसली आप समझ सकते हो, ठीक है। ये जो है ये भी आपका किस वजह से होता है, क्योंकि यहाँ के आसपास की जो एयर होगी वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी और कोल्ड हो जाएगी। अब देखो यहाँ से हवा उठ के इधर की तरफ जाएगी तो ड्राई तो होगी। अब यहाँ पर देखो टेम्परेचर इतना कम है कि नीचे आते हुए उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बट फिर भी इतना नहीं बढ़ पाएगा, तो वो इन कंपैरिजन यहाँ पर कोल्ड रहेगी। तो ये क्या होगी, कोल्ड एंड ड्राई एयर, ठीक है। ये जो कोल्ड एंड ड्राई एयर है ये किसकी तरफ आएगी, ट्रोपोस्फेयर की तरफ आएगी। हैवी कोल्ड एयर ऑन रीचिंग पोल सब्सिडाइज क्रिएटिंग हाई प्रेशर बेल्ट। तो ये ध्यान रख लो, बस इतना सा याद रख लो। इतना सा याद रह गया, हो गई बल्ले बल्ले, ठीक है। बस ज़्यादा याद नहीं करना, देखो थोड़ा थोड़ा रोज याद करेंगे, थोड़ा थोड़ा रोज याद करोगे ना तो एग्जाम के दिन तक बहुत सारा याद हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे वो एक कहावत भी है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, तो रोज प्रैक्टिस करो तभी जाके परफेक्ट आंसर निकालने आएंगे आपको। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है पोल्स के ऊपर इसलिए पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे कोल्ड एयर पाई जा रही है, ठीक है। इसमें लास्ट चीज आपको क्या देखनी है, यहाँ पे प्रेशर बेल्ट। तो ये देखो जुलाई के समय प्रेशर बेल्ट कैसी होगी, देखो जुलाई का समय है तो जो ये इक्वेटर है इस वाले एरिया में आपका क्या पाया जाएगा, सूर्य देवता आपके इस वाले एरिया में पाए जाएंगे, यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर में। तभी आप देख पा रहे होंगे नदर्न हेमिस्फीयर में आपको बहुत ज़्यादा वाइड स्पेसिंग देखने को मिल रही है। वाइड स्पेसिंग होने का मतलब क्या, यानी कि प्रेशर इक्वल है, ठीक है, बहुत दूर तक प्रेशर आपका इक्वल चल रहा है। अब ये तभी हो पाएगा जब टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लगभग लगभग इक्वली हो रखा हो। हालांकि देखो कंप्लीटली इक्वल तो नहीं, बट हाँ फिर भी थोड़ा सा इक्वली हो। तो देखो जैसे यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक टेम्परेचर इक्वल होगा तो इस वजह से प्रेशर भी सिमिलर है। वेयर है जब आप देखोगे जुलाई के महीने में सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे देखो बहुत क्लोज स्पेसिंग है, तो यानी कि यहाँ पर एक तो टेम्परेचर बहुत जल्दी चेंज हो रहा होगा, साथ साथ चेंज इन प्रेशर। और कैसा चेंज है यहाँ पे, ये रैपिड चेंज इन प्रेशर, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है। तो जुलाई के समय पे ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जैसे ही आपका सन ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखो लो प्रेशर एरिया बन गया, इधर पे हाई प्रेशर है। अच्छा इस चार्ट को अच्छे से दिमाग में बिठा लो, क्योंकि जब हम मॉनसून पढ़ेंगे तो ये इंपॉर्टेंट काम पे आएगा। फिर आगे जाके क्लाइमेट्स, जिसमें कि हमारा ये वाला एरिया
मेडिटेरेनियन सी वाला या मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ साथ इधर का क्लाइमेट आपका कैसा, लेब्राडोर क्लाइमेट हो गया, ठीक है। इधर पे चाइना टाइप क्लाइमेट, इधर गल्फ टाइप क्लाइमेट, इधर ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, यहाँ पे लेटल टाइप क्लाइमेट, तो सॉरी नेटल है शायद, आई थिंक, हाँ नेटल टाइप क्लाइमेट है। फिर और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट हैं आपके, जैसे कि और कौन कौन से हो गए आपके, मोस्टली तो यही है, ट्रॉपिकल सवाना है। तो इन सब के बारे में जब पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है ये प्रेशर बेल्ट। अच्छे से याद रखो जुलाई के समय कैसा है और जनवरी के समय आगे कैसा होगा। तो देख लेते हैं जनवरी का समय। तो देखो जनवरी के समय सन कहाँ आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा। अब एक चीज आप नोटिस कर पा रहे होंगे पीछे वाले में और इसमें, देखो ज्यादा फर्क नहीं है, बस ये जो क्लोज स्पेसिंग है ना, ये हल्का सा नीचे शिफ्ट हुई होंगी। देखो देखो बस हल्का सा नीचे गई है, इसमें ज्यादा शिफ्ट क्यों नहीं आया वो समझ लो। देखो सदर्न हेमिस्फेयर में फर्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका लो लैंड मास। अब लो लैंड मास है तो वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज कम होगा, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, जितना होना चाहिए था उससे थोड़ा सा कम होगा। टेम्परेचर इंक्रीज कम होगा तो प्रेशर इंक्रीज है वो भी थोड़ा कम होगा, यानी कि जो प्रेशर ग्रेडियंट नॉर्मली बनना चाहिए था वो प्रेशर ग्रेडियंट अब कम बनेगा। क्लियर। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखते हुए चलना है। तो इसको अगर पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हो। ड्यूरिंग विंटर द सन मूव इन द सदर्न हेमिस्फीयर, सो डज द थर्मल इक्वेटर, ठीक है, थर्मल इक्वेटर भी नीचे आएगी। हाउएवर द शिफ्ट इज लेस ड्यू टू द प्रिडोमिनेंस ऑफ वाटर। अब वाटर है तो वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है। स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा टेम्परेचर को या ज़्यादा हीट को अपने अंदर होल्ड करेगा, तो आसपास का टेम्परेचर कम बढ़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन हैव डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। हमें देख ही पा रहे हैं ऊपर वाले यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास ज़्यादा है तो प्रेशर सिस्टम ज़्यादा देखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन टू सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब देखो विंटर में जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो कूलर हो जाते हैं देन ओशन, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पे एक बार, जनवरी का सीजन है, तो जनवरी का सीजन है यानी कि यहाँ पर अभी विंटर चल रही होगी। इसके ना कंपैरेटिव एनालिसिस करो। ये जुलाई का सीजन आ गया, ये जुलाई के सीजन में ऊपर पे समर होगा। अब यहाँ एक चीज नोटिस करो, जितना भी लैंड मास वाला एरिया है वहां पे लो प्रेशर है, यहाँ पर भी लो प्रेशर होगा, ठीक है। जितना भी लैंड मास वाला एरिया है वहां पे लो प्रेशर है, और जितना भी ओशन वाला एरिया है वहां पे हाई प्रेशर है। देखो समर में दिख रहा है कभी जुलाई में नदर्न हेमिस्फीयर में दिख रहा है कहीं पर कि ओशन में आपका लो प्रेशर हो, बताओ। अब आप देख रहे होंगे कि सदर्न हेमिस्फीयर में है जबकि ये चीज, तो बच्चों इतना तो दिमाग लगा लो कि सदर्न हेमिस्फीयर में इस समय क्या चल रहा होगा, विंटर। बेटा बस यही कंफ्यूज हो गए तुम एग्जाम में, बस इतना, अगर इतना सीख गए ना कि जुलाई में समर नदर्न हेमिस्फीयर में, जैसे ही तुम ये नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर का खेल सीख गए ना, बस ज्योग्राफी तुम्हारे उंगलियों की खेल है फिर, ठीक है। फिर आप अपने दिमाग में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो विंटर सीजन आ गया, जनवरी का सीजन है, तो जितना भी लैंड मास वाला एरिया है वहां पे हाई प्रेशर है, और जितना भी सी वाला एरिया है वहां लो प्रेशर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, हालांकि यहाँ पे लो प्रेशर होना चाहिए था, शायद गलत हो गया। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अब देखो यहाँ पर हम बोलेंगे इधर की तरफ पे जनवरी है, तो जनवरी में यहाँ पे समर हो गई। अब फिर से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर समर में भी यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया है ना, समर में भी। अब देखो बच्चों यहाँ पर लैंड मास भी तो कम है, ठीक है, लैंड मास भी कम है, बस इतना ध्यान रखो। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो
अब इसमें आगे क्या है, आगे हमें पढ़ने हैं बस क्या, फैक्टर्स जो कंट्रोल कर रहे हैं प्रेशर सिस्टम, बस थोड़ा सा और। ठीक है, 5-10 मिनट और दे दो मेरे को, मैं 5-10 मिनट में आपको ये टॉपिक क्लियर करके हम फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे। तो देखो, दो मेन फैक्टर हैं प्रेशर सिस्टम के बनने के पीछे। पहला थर्मल फैक्टर, ऑलरेडी बता चुका हूँ, थर्मल फैक्टर की वजह से दो बनते हैं, ये याद रख लो। इक्वेटोरियल लो, ठीक है। अब देखो एक बार यहाँ पे हम बना लेते हैं। ये हो गया इक्वेटर। तो ये जो इक्वेटोरियल लो बन रहा था हमारा, ठीक है, ये वाला इक्वेटोरियल लो प्रेशर, ये थर्मली इंड्यूस है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में यहां पर क्या था, हमारा हाई प्रेशर था, फिर यहां पर आपका लो प्रेशर था, फिर यहां पर आपका हाई प्रेशर था। सेम मैं यहां बना दूं, ठीक है। तो यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर, या फिर से हाई प्रेशर। तो ये तो हो गया थर्मली इंड्यूस्ड। और दूसरा वाला थर्मली इंड्यूस्ड कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये हो गया एक। अब देखो यहाँ पर समझ लो, व्हेन एयर हीटेड गेट एक्सपेंडेड, उसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी, जिस वजह से वहां पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा। ऑन कॉन्ट्ररी, कूलिंग रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्शन, दिस इंक्रीज डेंसिटी एंड लीड टू हाई प्रेशर। सिंपल। नेक्स्ट इज डायनेमिकली इंड्यूस, ऑलरेडी बता चुका हूँ इसलिए थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ। फिर जो मैंने वहां पे बताया था हाई प्रेशर वाला, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, पोलर लो प्रेशर। सिंपल। ये क्यों बन रहे हैं, इनके बनने के पीछे मैंने बताया था अदर देन थर्मल फैक्टर और कोई फैक्टर होगा यहाँ पे। तो पहला क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट। नेक्स्ट अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन, सन नदन में है, सदर्न हेमिस्फीयर में, उस वजह से भी यहाँ पे लो प्रेशर हाई प्रेशर बन जाएगा। और रोटेशन ऑफ अर्थ, जिसे हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। हाउएवर दीज फैक्टर मेनली अराइजेज ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ थर्मल फैक्टर, इनके बनने के कहीं पीछे कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थर्मल फैक्टर ही होगा, बट पहले थर्मल होगा, उसके बाद ये डायनामिकली बनेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट और लास्ट चीज जो मेरे को आपसे डिस्कस करनी थी, दैट इज हमारे टोटल कितने प्रेशर बेल्ट हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे 7 प्रेशर बेल्ट हैं। अब कैसे, इनको लिख लो। सबसे पहले हमारा जो बेल्ट है वो है इक्वेटोरियल लो, जो कि आपका पाया जाएगा कहाँ, यहाँ पे। तो ये हो गया पहला। दूसरा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जो कि यहाँ पाई जा रही है और यहाँ पाई जा रही है। तीसरा आपका क्या है, सब पोलर लो प्रेशर, जो कि ये पाया जा रहा है और ये पाया जा रहा है। लिख भी देता हूँ ना यहाँ, STHP, सब पोलर लो प्रेशर। ठीक है, और चौथा क्या है आपका, पोलर हाई प्रेशर। तो कितनी हो गई ये टोटल, यहाँ तो मैंने 4 लिखी, पर मैंने यहाँ पर 7 क्यों लिखी, तो बेटा बस इतना ध्यान रखना कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर को छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो नदर्न हेमिस्फीयर में भी पाए जा रहे हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में भी। तो यानी कि ये नीचे के क्या है, 2-2 बार पाए जा रहे हैं। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो वैसे भी अपने कॉपी में तो डायग्राम बना ही लिया होगा। ठीक है, तो बस इतना आप लोगों को आज के लेक्चर में ध्यान रखते हुए चलना है। अब देखो, अगर आपको इतना सब समझ आ गया है तो वेल एंड गुड, और अगर समझ नहीं भी आ रहा है तो भी कोई टेंशन नहीं, आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एक बार ज्योग्राफी आपकी थोड़ा लगभग एक हमारा सेक्शन कंप्लीट हो जाए, जैसे ही मेरा क्लाइमेटोलॉजी हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, आप लोगों के लिए एक रिवीजन का लेक्चर लेके आऊँगा, जिसमें मैं ये चाहूँगा कि आप लोग लाइव जुड़े हमारे साथ और बताएं अगर आपकी कोई क्वेरी होगी।
ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे नोटिस दे दूंगा। तो अगर आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसमें कि हम डाउट सेशन रखेंगे, ठीक है, तो इन केस आपका कोई भी डाउट होगा क्लाइमेटोलॉजी को लेके, तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। चाहिए तो ज्योग्राफी का, नहीं तो अगर और किसी भी सब्जेक्ट का होगा तो उसके लिए भी आप पूछ सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको पता कैसे लगेगा? आपको बस हमारे टेलीग्राम चैनल ऑफ सर्वज्ञ एजुटेक, और साथ साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमसे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि कब हमारी वीडियो आ रही है, ठीक है। हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन अगर आप तक नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली आपको लिंक मिल जाएगा, उससे भी आपको टॉपिक वाइज एनालिसिस मिल जाएगा। साथ साथ हम आपको लेक्चर भी प्रोवाइड कर देते हैं इसमें। तो आप अगर हमसे इन हैंडलों पे जुड़ेंगे तो आपका ही फायदा होगा। तो चलिए बच्चों, आज इसी नोट पे हम अपने टॉपिक को ख़त्म करते हैं और आपसे अलविदा लेते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आई होप आप लोग बहुत ही हेल्दी रहें, बहुत ही हैपनिंग रहे, और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें। अच्छे से पढ़ते रहोगे तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया होगा, आपका एग्ज़ाम उतना ही जल्दी निकलेगा। तो चलो, थैंक यू गाइस।